Dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, how to write a proposal for a research. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं समझाऊंगी कि हम प्रपोजल के अंदर कौन से स्टेप्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। ये प्रपोजल जो है जो हम रिसर्च के लिए प्रपोजल का एक फॉर्मेट सबमिट करवाते हैं यूनिवर्सिटी एटसेट्रा के अंदर। ये टॉपिक जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है हम अपने सिलेबस के अंदर स्टूडेंट्स को करवाते हैं। सो इसी पर्पस के लिए मैं ये आज की वीडियो बना रही हूँ। सो आज की वीडियो में मैं क्लियरली आपको इसका एक बाय एक स्टेप जो है वो समझाऊंगी। सो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो उसमें आपने टाइटल चूज करना होता है। अब टाइटल क्या होता है? टाइटल बेसिकली स्पेसिफिक और नैरो होता है, जो कि मेन आइडिया और आइडियाज ऑफ योर स्टडी को समराइज कर रहा होता है। मीन्स ये कि टाइटल जो है वो बेसिकली पर्पस ऑफ द स्टडी को समझने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, लेकिन टाइटल क्या होना चाहिए? ये स्पेसिफिक होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। ये नहीं कि टाइटल आपका 2-3 लाइनों के ऊपर चाहिए, नहीं, टाइटल बेसिकली स्पेसिफिक हो और नैरो हो, जो कैप्चर करे एसेंस ऑफ द स्टडी को, कंसाइज हो। ठीक है, और टाइटल जो है वो एब्रीवेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डोंट यूज या नेवर यूज एब्रीवेशन। जनरलाइज टाइटल को अवॉइड करना है आपने, स्पेसिफिक टाइटल हो। ठीक है, और टाइटल जो है बेसिकली वो कंटेंट ऑफ द प्रपोजल को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, ऐसा टाइटल चूज करना चाहिए। अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करना है, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए टाइटल, और बेसिकली ये मेन आइडिया को कन्वे करे। सो इन सिंपल वर्ड जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक और नैरो होना चाहिए। सेकेंड स्टेप जो हमारे पास है वो है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में क्या होता है? ये बेसिकली रीडर को रिसर्च की तरफ जो है वो लीड करता है। ठीक है, यानी बैकग्राउंड के अंदर बेसिकली आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पहले फनल अप्रोच, देन जर्नल, जर्नल से आप स्पेसिफिक पर आते हैं। जब आप बैकग्राउंड के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट पर आ जाते हैं, इट्स मीन्स कि ये आपका थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आ जाता है। थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। बेसिकली ये कुछ सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। 2 पार्ट, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के अंदर आपने क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन टू नॉवलिस्ट, ऑथर एटसेट्रा, समरी ऑफ द नॉवल, नॉवल पोएम जो भी है उसकी समरी, इंट्रोडक्शन ऑफ थियरिस्ट, जो थ्योरी आप अप्लाई कर रहे हैं वो, और प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के अंदर लिखना है। आपकी जो स्टडी है, स्टडी बैकग्राउंड है, वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, वो कंप्रिहेंसिव हो, कि लंबी आपने तफसील नहीं स्टार्ट करनी। क्या होना चाहिए? कंप्रिहेंसिव होनी चाहिए। देन जो हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट प्रपोजल का, वो है थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट को हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली ये कंसाइज, क्लियर, कंक्रीट समरी ऑफ इश्यूज दैट रिसर्च प्रपोजल एड्रेसेड। ठीक है, जो रिसर्च प्रपोजल के अंदर एड्रेस की जाती है वो बेसिकली ये कंक्रीट समरी और कंसाइज और क्लियर समरी होती है। इन सिंपल वर्ड्स कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजंस मेकिंग के लिए एक रोड मैपिंग का काम करती है, और ये बेसिकली कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रही होती है ऑडियंस को। ये प्रॉब्लम को डिफाइन, इसमें यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम है क्या, बेसिकली आप रिसर्च किस पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, ऐसे कि प्रॉब्लम व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हाई देयर इज अ नीड टू रिसर्च, कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ी आपको इसके ऊपर रिसर्च करने की। ये सब आपने किसके अंदर? प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस करना है। इसके कुछ क्वालिटीज़ हैं लाइक डिक्लेरेशंस ऑफ बिलीफ, कंट्रोवर्सल होना चाहिए। जब तक कंट्रोवर्सल नहीं होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो इट्स मीन्स कि आपको तो इसके ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, तो कंट्रोवर्सल होना चाहिए। कंटेंशंस होने चाहिए इनके नेचर, डिबेटेबल होना चाहिए कि जिसके ऊपर डिबेट की जा से, सब्जेक्ट और टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट या थीसिस स्टेटमेंट, जो कि मेन चीज़ है। फिर हम आ जाते हैं रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली क्लियर, फोकस्ड और सेंट्रल क्वेश्चंस होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं, आंसर एबल होते हैं। ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है रिसर्च का। ठीक है, ये बेसिकली इसमें हम कुछ इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि क्लियर और फोकस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, फिजिबल हो, एनालिटिकल हो। ठीक है, जिसके ऊपर जिसके एनालिसिस की जा सके, रिसर्चेबल होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, और चैलेंजेबल होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स भी आ जाती हैं रिसर्च क्वेश्चंस की।
तो मैं ब्रीफली स्पीकिंग कर रही हूँ, लाइक इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ कि रिसर्च क्वेश्चंस होता क्या है, बेसिकली क्लियर और फोकस्ड होता है। देन हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या बताता है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव का एम ये होता है, बेसिकली व्हाट आर रिसर्चर एम टू अचीव इन अ स्टडी, दे प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन एंड फोकस फॉर रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के लिए क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये बेसिकली क्या दे रहा होता है, इसका एम क्या होता है, ये देखना कि रिसर्चर का स्टडी टू अचीव कि क्या एम है, कि वो स्टडी के अंदर क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। और इसकी क्वालिटीज़ हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजर एबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, और रेलिवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। देन हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी के अंदर बेसिकली यानी क्यों प्रपोजल के अंदर इसको इंक्लूड किया गया, सिग्निफिकेंस स्टडी के अंदर आपको करना क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट होती है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंस बता रही होती है कि रिसर्च जो है, कि वेयर रिसर्च एक्सप्लेन वाई देयर स्टडी इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट कैन बेनिफिट द एकेडमिक कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ठीक है, कि रिसर्च आपकी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, क्यों लोग आपकी रिसर्च को पढ़ें। ठीक है, तो रिसर्चर का एम ये होता है, सिग्निफिकेंस के अंदर आपने क्या इंपॉर्टेंस बतानी होती है अपनी रिसर्च की। देन हमारे पास है लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन। लिमिटेशंस और डीलिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेड करना किसी चीज़ की मीन्स के जिसमें रिसर्च जो है जब कंट्रोल ओवर कंट्रोल हो जाती है, मीन्स के रिसर्चर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, इन सिंपल वर्ड कह लें कि वीकनेस जो होती है, ठीक है, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। अब कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज्ड, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से भी इशू हो जाता है रिसर्च के अंदर, कोई फंडिंग इशू हो गया तो उसकी वजह से भी रिसर्च के अंदर आगे पीछे हो सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू डेटा भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है कुछ ना कुछ वीकनेस मतलब रह जाती हैं, रिसर्च के अंदर कुछ वीकनेस होती हैं, तो ये सब लिमिटेशन कराते हैं। डीलिमिटेशन क्या होगा? जो बाउंड्री, एक रिसर्चर जो है वो अपनी एक बाउंड्री सेट कर लेता है। ठीक है, अपने रिसर्च की एक बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमने रिसर्च के अंदर इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ हमने इस रिसर्च के बाहर रखनी है। ठीक है, व्हाट इज जो है व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड, ये कौन करता है? रिसर्च के अपने हाथ में होती है। रिसर्च बाउंड्रीज, जो रिसर्चर होता है वो बाउंड्रीज सेट करता है, इसको हम क्या कहते हैं? डीलिमिटेशन। ठीक है, यानी ये बेसिकली मैनेजेबल और रेलिवेंट चीज़ें जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। अब जाहिर बात है रिसर्च तो बहुत बड़ी होती है, किसी भी चीज़ पर रिसर्च करें तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगी ना, तो रिसर्चर हर पॉइंट को तो क्लियर नहीं कर पाएगा, तो वो किसी एक ऐसी अपनी बाउंड्री सेट कर देगा कि मैंने जस्ट इस पॉइंट के ऊपर रिसर्च करना है, तो ये चीज़ डीलिमिटेशन कहलाती है कि बाउंड्रीज का सेट कर देना। देन हमारे पास है रैशनेल ऑफ द स्टडी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रपोजल के अंदर। ये बेसिकली जस्टिफिकेशन होती है, रीजनिंग बिहाइंड कंडक्टिंग द रिसर्च। रिसर्च क्यों की, इसके ऊपर क्या रीज़न थी, जस्टिफिकेशन देनी होती है कि स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रेलिवेंट है, नीडेड, और इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, एटसेट्रा। कौन सा टॉपिक जो है वो रिसर्च का बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, यानी रिसर्च गैप जो है वो दिखाया जाता है इसके अंदर। तो ये चीज़ रैशनल ऑफ द स्टडी है कि जिसमें जस्टिफिकेशन और रीजनिंग दी जाती है अपने बारे, मतलब कि जो आप वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपने लाइक बात को ना, एनालिसिस कर रहे होते, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? रैशनल ऑफ द स्टडी। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। क्या होता है लिटरेचर रिव्यू में? हम स्टूडेंट्स ये देख रहे होते हैं कि पहले से जो थेरीज़ हैं इसके ऊपर, इसमें बेसिकली लिटरेचर रिव्यू के अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी थेरीज पहले अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, कौन सा इस टॉपिक पर कितनी रिसर्च हो चुकी है, ये सब जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है किसके अंदर? लिटरेचर रिव्यू के अंदर लिखा जाता है। यानी रिसर्च गैप दिखाया जाता है, कौन सी चीज़ जो है मतलब इसके ऊपर पहले रिसर्च हुई और जो है इसके अंदर पहले रिसर्च के अंदर ये चीज़ इंक्लूड नहीं की गई। ठीक है, जो रिसर्च गैप एक्सेट्रा होता है, तो वो लिटरेचर कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया गया, ये सब चीज़ें जो है लिटरेचर रिव्यू के अंदर देखी जाती है। रिसर्च मैथडोलॉजी डिज़ाइन के अंदर क्या देखा जाता है कि कौन सा मैथड कौन सा यूज़ हुआ, अप्रोचेस कौन सी यूज़ हुई, मीन्स के क्वालिटेटिव मेथड है ये रिसर्च या क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है, कौन से तरीके से जो है वो सोर्सेज से जो है वो क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है प्रपोजल के मैंने कुछ स्टेप आपको बताया कि पहले हम टाइटल लिखते हैं, फिर बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, फिर थीसिस स्टेटमेंट, फिर रिसर्च क्वेश्चंस, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, देन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, रैशनल ऑफ द स्टडी एंड लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च मैथडोलॉजी। ये सब इंक्लूड किया जाता है जब हम कोई प्रपोजल लिख रहे होते हैं रिसर्च का।
ठीक है। रिसर्च के जो प्रपोजल लिखते हैं, हम फॉर्मेट सबमिट करते हैं, तो उसमें ये स्टेप जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बड़ी जो है इसकी लाइक ब्रीफली स्पीकिंग की, हर एक स्टेप्स की मैंने जो है वो थोड़ी बहुत डिबेट उसके ऊपर की कि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आपके कमेंट्स और आपके अप्रिसिएशन जो है वो हमें बड़ा इंस्पायर करती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।